मिडिल ईस्ट में उत्पाद अचानक बढ़ जाएगा। इजराइल हमास, हाँ 20 मार्च के बाद उत्पाद बढ़ जाएगा। जो शांत हो रहा है वो बढ़ेगा। ईरान में भी दिक्कत हो सकती है। अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी और 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उसी उत्पाद का रिजल्ट रहेगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता पलटेगी ईरान में। अभी सत्ता पलटेगा, फिर 16 जून से 14 ये मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट में फिर सत्ता पलटेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़ा हमला कर दिया है। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। अब तक तेहरान में जिन जगहों पर हमले किए गए हैं उनमें खुफिया मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस है और ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन शामिल है। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी दी है और इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया है। हमले के बाद ईरान के सभी उड़ानें जो हैं ईरान में रोक दी गई हैं। एयर स्पेस को खाली करा दिया गया है। इजराइल में भी एयर अटैक सायरन सुनाई दे रहे हैं। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी पहले दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठी है। इससे पहले कल अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए भी कह दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट यह सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अटैक को लेकर अब खुलकर बात की है और साफ कहा है कि अमेरिका इस अटैक के पीछे है, इजराइल उसके साथ है और अमेरिका के लोगों को सुरक्षित करने के लिए यह अटैक किया गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को इजराइल और अमेरिका अपने लिए खतरा मानते हैं। इसी को लेकर लंबे वक्त से बातचीत भी चलती रही। ईरान पर सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन पिछले 2 महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और कई फाइटर जेट ईरान के आसपास तैनात कर रखे हैं और ऐसा माना जा रहा था कि किसी भी वक्त ईरान पर अटैक हो सकता है। उस अटैक की अब शुरुआत हो चुकी है। चर्चा के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माथुर साहब, पिछले हफ्ते हमारी चर्चा हो रही थी और आपने कहा था कि इतना बड़ा जंगी बेड़ा अगर अमेरिका ने लगाया है तो आप ये तय मानकर चलिए कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये अटैक जरूर करेगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। इस अटैक की शुरुआत हो गई है और दोनों ने एक साथ किया है। अमेरिका इजराइल दोनों का अटैक है ये। विशाल, देखिए ये होना था, बात बिल्कुल साफ थी। इतना उन्होंने जमावड़ा वहां कर दिया था और इतना दबाव उन्होंने ईरान के ऊपर डाल दिया था जितना मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक कभी किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ है। और जब इतना बड़ा जमावड़ा उन्होंने किया तो 2 ही सूरतें उससे निकल के आने वाली थी विशाल। पहली सूरत तो ये कि जो भी शर्तें अमेरिका और इजराइल रख रहे हैं ईरान उनको माने, अन्यथा उसके ऊपर हमला होगा। और वही हुआ, आपने देखा। लेकिन आप इसको मैं एक दो चीजों आप बताना की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार का जो हमला हुआ करता है उसमें कई फैक्टर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। इनके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी। जो मोसाद का जो नेटवर्क का एक इकोसिस्टम ईरान में पिछले कई सालों से वहां पर मौजूद है, उन्होंने इनको बिल्कुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन को इन्होंने हमले के लिए चुना। ये अभी चुना नहीं गया है, ये मैं बता सकता हूं विशाल। इसके हमले की तैयारी, किस प्रकार से हमला होगा, कहां से कौन सा जहाज उड़ेगा, कहां से कौन सी मिसाइल जाएगी और कहां कहां हमले जाके गिरेंगे, वो हफ्तों से निश्चित था। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। और इन्होंने पूरी तरह से अपनी घेराबंदी करी, अपनी सुरक्षा करी, अपनी एयर डिफेंस को माकूल तरीके से इंप्रूव किया ताकि जो रिटेलिएशन हो ईरान की तरफ से उसको उससे बचाया जा सके या उसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। फिर साइबर अटैक्स हुए हैं, ग्राउंड से उनको इंफॉर्मेशन मिली है। उन्होंने उनके ईरान के जो आईआरजीसी की हायरार्की है उस पे हमले किए हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे हमले हुए हैं। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज इस्फहान पे हमला हुआ है। ईरान की जो खामनेई के घर पे हमला हुआ है, पजेश्किन को टारगेट किया गया है। तो ये तमाम जितने भी टारगेट थे वो तमाम टारगेट पहले से निर्धारित थे। इनके ऊपर निश्चय करके रखा हुआ था कि किस हथियार से किस समय कैसे हमला करना है। हमला
इराक से हवाई जहाज उड़े हैं, लड़ाकू विमान, उन्होंने हमला किया है। अब्राहम लिंकन से मिसाइल्स और लड़ाकू विमान उड़े हैं, उन्होंने हमला किया है। इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से ईरान ने भी अपना एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू कर दिया है और 30-35 मिसाइल उन्होंने ऑलरेडी फायर कर दी हैं। वो किस डायरेक्शन में गई हैं और कहां गई हैं उसको भी कहा नहीं जा सकता। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। उसके बाद मोसाद का एक स्टेटमेंट आया, इसको विशाल समझने की बहुत जरूरत है। और मोसाद का स्टेटमेंट यह आया कि वी वांट टू रेस्टोर ईरानियन ग्लोरी, हम ईरान के गौरव को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। उसी से हमको ये ज्ञात हो जाना चाहिए था कि अब कुछ ना कुछ बड़ा यहां पर होने वाला है। तो ये ओवरऑल एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अर्थ ये होता है कि आप ये उम्मीद आपको ये हो कि कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष हमला कर सकता है, उस समय उसके हमला करने से पहले आप जाकर के वो स्ट्राइक कर दे, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ करती है। तो ये उसको उन्होंने ईरान के हमले को प्रीएम्प्ट किया, उन्होंने चुनिंदा टारगेटों पर माथुर साहब क्या वाकई ऐसा था, ईरान अटैक करने वाला था जिसके लिए कहा जा रहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है? देखिए, डेफिनेटली नॉट। ईरान तो ये शुरुआत, मेरा मानना है कि ईरान शुरुआत कभी नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन ये इनका एक तरीका है, भाई जस्टिफिकेशन इन्होंने इनको करना है। आफ्टर ऑल इतना बड़ा आप हमला किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर जाके कर रहे हैं, जो कि होना था, अवश्यम भावी था, ये मैंने कहा था पहली बार भी। तो तब भी आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता है। तो ये और ये उसकी एक और बात बताता हूं। देखिए, ईरान भी लगातार धमकियां दे रहा था कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, हम अमेरिका के जो एसेट्स यहां पर आ गए हैं, अब्राहम लिंकन को डुबा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का गुमान था कि कोई कहीं ऐसा ना हो। इस प्रकार के युद्धों में जब आप शत्रु के ऊपर इस युद्ध को अट्रिशन वॉरफेयर कहते हैं, शत्रु के ऊपर अट्रिशन करें, फिजिकल ग्राउंड के ऊपर आपका कोई ऑफेंसिव नहीं चल रहा है, और अट्रिशन करके आप उसको अपने घुटनों पर लाने का प्रयास करें, वो अट्रिशन वॉरफेयर जब आप करते हैं तो उसमें सरप्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विशाल, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। और वो सरप्राइज उन्होंने पूरी तरह से हासिल किया। उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। आप एक तो शत्रु को कन्विंस कर दें कि भाई इस समय पर, इस दिन पर कोई हमला नहीं आ सकता, ताकि वो बिल्कुल तैयार ना हो। देखिए, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे विशाल। ऐसी परिस्थिति में ईरान पूरी तरह से तैयार था। जिस प्रकार से वार्ताएं चल रही थी, ईरान को पूरा गुमान था कि हमला होकर के रहेगा। बावजूद उसके ईरान की एयर डिफेंस कहां है, ईरान की एयरफोर्स कहां है, कोई एक भी हमला वो आप रोक नहीं। माथुर साहब, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं ना सोचने के। एक तो ये है कि एयर डिफेंस आपका फेल हो गया, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि इजराइल और अमेरिका के पास जितनी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या ईरान का एयर डिफेंस, उसकी एयरफोर्स, उसकी तैयारी उस लेवल की है, या वाकई में उनका उतनी टेक्नोलॉजी है कि वो इनको रोक सकें? विशाल देखो, ये मैं बता रहा हूं, इसमें रोक सके का प्रश्न नहीं है। ईरान के पास एयर डिफेंस है, इसमें कोई संदेह नहीं। S-400 उनके पास आ गए हैं, S-300 उनके पास ऑलरेडी था, चाइना ने अपना HQ-25 उनको दे दिया है। तो ये उनके पास उनकी अपनी एयरफोर्स है। देखिए, मैं जो बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि सरप्राइज किसे कहते हैं। आपके पास पूरी तैयारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका की पूरे हमलों को सबको नाकारा कर सकते हो, लेकिन क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्या आपके रेडार सिस्टम्स, क्या आपकी एयर डिफेंस, जो आपका जो एपरेटस है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी एक भी मिसाइल को पकड़ पाया, किसी एक भी एयरक्राफ्ट को उसने पकड़ा? ये मतलब होता है। तो ये मैं जो कह रहा था, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने टोटल सरप्राइज हासिल किया। ये देखिए, जब कल एक स्टेटमेंट ईरान के विदेश मंत्री का आया था कि शायद कहीं कुछ हेडवे बनने के चांसेस बन रहे हैं, इसका मतलब यह था कि उनको ये लग रहा था कि अब शायद कुछ दिन हमला ना हो, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हेडवे बन रहा है तो ऐसे समय को चुना। आज इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उस दिवस पे इजराइल में छुट्टी होती है, इजराइल में काफी चीजें होती हैं, 2 बजे के बाद लोग बाहर निकल के आते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट दिन पर हमला अगर किया जाएगा, यह भी कहीं ना कहीं उनको लगता था कि नहीं हो। आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा 1973 की यौम किप्पुर वॉर पे। यौम किप्पुर डे उन्होंने चूज किया इजिप्ट वालों ने, और इजराइल के ऊपर हमला किया, जबकि इजराइल पूरी तरह से तैयार नहीं था उस हमले के लिए। इसीलिए उन्होंने पहले 6 दिनों में बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करी। बाद में परिणाम क्या हुआ वो दूसरी बात है। तो यही मैं कह रहा था कि जब आप युद्ध जैसे माहौल में हैं,
और आपका अपरेटस पूरी तरह तैयार है और आप भी लगातार धमकी पे धमकी दिए चले जा रहे हैं। आपको यह मालूम है कि हमला हो सकता है, बावजूद उसके आपका कोई भी अपरेटस कहीं भी इतना सा भी काम ना आए। इसको बोलते हैं हमलावर दस्तों की तरफ से पूरा सरप्राइज हासिल करना, क्योंकि उन्होंने कन्विंस करा ईरान को कि इस समय पर हमला नहीं हो सकता। उसी समय उन्होंने जाकर के हमला किया, पूरा सरप्राइज हासिल किया और अपना असर अब देखिए धीरे धीरे उभर करके विशाल सामने आएगा कि इसका असर क्या हुआ, कितने आईआरजीसी के कमांडर मारे गए, कितने साइंटिस्टों को नुकसान हुआ, क्या। अच्छा माथुर साहब, मैं क्योंकि आपको नेतन्याहू साहब का स्टेटमेंट भी बताना चाहता हूं। नेतन्याहू ने अमेरिका इजरायल के हमले के बाद अपने पहला वीडियो मैसेज उन्होंने जारी कर दिया है और तेहरान में शासन बदलने की बात नेतन्याहू ने कही अपने वीडियो मैसेज में। उन्होंने ईरान की जनता से कहा है कि जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान को बनाएं। उनके मुताबिक अमेरिका इजराइल ने ऐसे हमले से हालात ऐसे बना देंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकें। यह भी कहा है कि ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए खतरा है, यानी कि खामेनेई को सत्ता से हटाना ही एक मकसद जो है यहां पर नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि खामेनेई साहब को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखिए विशाल, ये सिर्फ खामनेई का प्रश्न नहीं है। खामनेई को आप हटा सकते हैं, वो तो एक व्यक्ति है, हर सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन अभी जो मेन मकसद है कि वो जो विचारधारा है जिसका कि ये मानना है कि इजराइल को दुनिया के मानचित्र पर रहने का कोई हक नहीं है, उस विचारधारा को हटाना पड़ेगा। आप आज खामनेई खत्म कर दें, वहां दूसरा खामनेई आकर के बैठ जाएगा और वही का वही काम करेगा, वही के वही न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, वही के वही मिसाइल्स को आगे बढ़ाएगा और इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बनेगा। तो ये जब तक बात नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। लेकिन ये आप मान के चलें, मैं थोड़ी देर पहले मोसाद के स्टेटमेंट की बात कर रहा था, वो मोसाद का स्टेटमेंट इस नेतन्याहू के स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान में वो जो वर्ग है, जो वर्ग अयतुल्ला खामनेई के साथ तो वो नहीं रखता और वो उनसे परेशान है, उस वर्ग को साथ में लाया जाए। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अभी रजा पहलवी भी कुछ उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। तो ये पूरी जो चीज हो रही है उसमें वो लोग इस बात को कोशिश करेंगे कि हमला वो करते रहें, साथ ही साथ ईरान के आंतरिक व्यवस्था में इस प्रकार का माहौल क्रिएट करें कि वहां के जो लोग हैं वो खामनेई की सत्ता के बाहर निकल करके बाहर आए और वो कम जॉइंटली और अन्य चीजों की सहायता लेते हुए ईरान के ऊपर रेजीम चेंज करें। पहली बात, विचारधारा को बदली करवाएं। दूसरी बात, और एक प्रो इजराइल तो नहीं कहूंगा, प्रो यूएस और इजराइल को बिल्कुल अछूत न मानने वाली वहां पर एक कोई रेजीम ला करके बैठा दी जाए। ये बिल्कुल निश्चित है। तीन चीजों पे अमेरिका कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा: रेजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम। विशाल, अब यहां से सवाल उठता है कि ईरान के पास कितनी ताकत है इस अटैक से अपने आप को बचाने की और इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की। 400 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक। यह कितना लार्ज स्केल अटैक है इजराइल और ईरान का मिलकर के, ये पहले बताएं। कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि हमने देखा है आमतौर पर आर्मी बेस को अटैक कर दिया, इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप रक्षा मंत्रालय को टारगेट कर रहे हैं, खामेनेई के ऑफिस को टारगेट कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा संगठन को टारगेट कर रहे हैं, खुफिया मंत्रालय को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि आपने तय कर लिया है कि हमको ईरान को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे, जहां से सत्ता चल रही है हम उस हर जगह को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल विशाल, यही बात थी। यही मैं कह रहा था कि आप देखिए टारगेट्स उनके बिल्कुल निश्चित थे और उनके टारगेट्स में मैंने बताया न्यूक्लियर प्रोग्राम, साइंटिस्ट्स, मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल साइलोज, उसके अलावा आईआरजीसी की लीडरशिप। देखिए आईआरजीसी जो है विशाल, वो ईरान की सेना नहीं है, आईआरजीसी रेजीम की सेना है। आईआरजीसी जो है वो खामनेई की जो विचारधारा है उसकी रक्षा करती है। ईरान की सेना अलग है, 6 लाख, वो अलग है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खामनेई के प्रति वफादार हैं। तो उसकी लीडरशिप को खत्म करना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के ऊपर स्ट्राइक करना, कम्युनिकेशन सेंटर्स और उनके जो नर्व सेंटर्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करना, ये पूरी तरह से सारे टारगेट लिस्टेड थे। कौन सा असेट कहां से उड़ के आएगा या कहां से दागा जाएगा
और वो कहां जाकर के हमले करेगा। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी क्यों, ये प्रश्न आपने पहले भी किया था कि अभी इसलिए कि जिस तेजी से ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाता जा रहा था, और वो तो उनको ये लग रहा था कि उस ईरान को अगर 6 महीने का और समय दे दिया तो उसकी मिसाइल क्षमता कहीं इतनी ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए कि उसको आप उसका एक जवाब ना दे सकें। तो ये मेरा मानना है कि वहां पर उसको उन्होंने कहा। दूसरी बात ये होती है कि आप इस समय खामनेई को टारगेट कर रहे हैं, पजेश्कियान को भी टारगेट कर रहे हैं, वहां की जनता को उसको बढ़ाने के लिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो विशाल, मेरा ये मानना है कि ये बहुत सुनियोजित, बहुत बेहतरीन हमला किया गया है। 400 मिसाइल उन्होंने फायर करे हैं। जितनी भी मिसाइल उनकी फायर होने वाली हैं, उन सबका तोड़ पहले से इजराइल और अमेरिका ने निकाल के रखा होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा इजराइल के पास वैसे भी अपना आयरन डोम है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए अगर आप देखें कि जो शुरुआती समय में इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, शील्ड ऑफ जूडा, शील्ड, और अब तो उन्होंने नाम बदल कर दिया, लायंस रोर या ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि इन ऑपरेशंस के नाम जो हैं वो उनके बहुत महत्व होता है और वो बहुत गहराई से उसका मैसेज उसका निकल करके जाता है। शील्ड ऑफ जूडा का मतलब यही था कि वो जो जूडा की बात हो रही है, उससे आप अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, ये मैसेज इजराइल के अपने लोगों के लिए था कि हम हमला कर रहे हैं और ये जो शील्ड है ये आपको बचाएगी। तो ये पूरी तरह से ईरान का साथ देने के लिए माथुर साहब कोई आएगा? है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ईरान का साथ देने के लिए लोग आएंगे, लेकिन फिजिकली कोई नहीं आएगा। ईरान का साथ रूस देगा। कैसे देगा? उनको मिसाइलें दे करके, उनको और कुछ चीजें दे करके, लेकिन फिजिकली रूस कभी भी इस युद्ध में, मेरा यह मानना है कि नहीं कूदेगा। चाइना ऑलरेडी उनकी सहायता कर रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने अपने लेटेस्ट एडी सिस्टम्स उनको दिए, हालांकि वो भी नाकाम रहे, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने वो भी अपने मटेरियल इसकी तरफ से मदद उनको करते रहेंगे। शायद कोई पावर का इस प्रकार का प्रोजेक्शन करें, ऐसा मनूवर करें समंदर में, जिससे कि अमेरिका को लगे कि यहां पर कुछ होगा, लेकिन फिजिकली एज इट स्टैंड्स नाउ कोई, ना चीन, ना रूस, ना उत्तर कोरिया, कोई इनके लिए आने वाला है। दूसरी बात मैं और आपको बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान ले जाएं उस तरफ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उस पाकिस्तान के हमले के बावजूद ट्रंप ने उस हमले के बारे में क्या कहा, कैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जस्टिफाइड है इसको करने के लिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, वो ट्रंप पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ जमीन पर इस्तेमाल करने वाला है। तो ये वजह है। अच्छा, तो रुकेंगे सर कहां जाकर? अब इसका लक्ष्य क्या है? खामेनेई को हटाना लक्ष्य है, खामेनेई को हटाकर रुकेंगे कहां? क्योंकि ईरान कह रहा है कि जंग शुरू तो तुमने की है, खत्म हम करेंगे। ये 3 लक्ष्य इनके हैं, और ये मुझे लगता नहीं कि उसके पहले ये रुकने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए, अभी इसके ऊपर निर्भर करेगा आगे कैसे डेवलपमेंट होता है। कोई बातचीत के लिए ईरान आ जाता है, या कोई वो कई चीजें होने की गुंजाइश है। जब ईरान को लगेगा कि उनका इतना ज्यादा नुकसान होने वाला है कि वो कहीं दोबारा उभर नहीं पाएंगे, तो वो लोग भी शायद किसी और कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की तरफ बढ़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 चीजें नॉट नेगोशिएबल हैं, इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने कहा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 0 पर, कोई मतलब नहीं है, आप इतना भी एनरिचमेंट नहीं कर सकते, काम खत्म। दूसरी बात, मिसाइल प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट करो, 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल हम आपके पास होने नहीं देंगे। और तीसरी बात, रेजिम चेंज। और ये आप देखेंगे कि तीनों चीजें जब तक सही मेजर में अमेरिका और ईरान इजराइल तो खैर क्या उनके साथ है, अमेरिका को जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये चीज रुकने वाली है। और ये इसका क्या होता है, देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, अट्रिशन वॉरफेयर यही होता है कि आप उनके ऊपर इतना अट्रिशन करिए कि वो इतने उनकी लड़ने की क्षमता और उनकी लड़ने की इच्छा शक्ति दोनों इतनी कम हो जाएं कि वो घुटने पे आकर के आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य हो जाएं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान 88 घंटे में घुटने पर आया, उन्होंने सीज फायर की भीख मांगी। तो वही मुझे लगता है कि जब तक इस प्रकार की वहां पर नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं कि ईरान कोई छोटा देश नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है,
ईरान ग्रीनलैंड नहीं है। ईरान के ऊपर पूरी तरह से आपको कब्जा करना या उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद करना, ये आपके बस की इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से उनको 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कुछ लोग जो कि ईरान के ऊपर जमीनी तौर पे दबाव डाल सकें, उदाहरणार्थ पाकिस्तान, कुछ लोग जो कि उसके अंदर से अपना 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 वहां पर कोई इंफ्लुएंस कर सकें, जो उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। रजा पहलवी लाएंगे या कोई भी लाएंगे, क्योंकि जब इस प्रकार का रिजीम होता है विशाल, ये समझने की बात है कि जब आप इस प्रकार का डिक्टेटरशिप वाला रिजीम होता है तो उस रिजीम से खुश भी कुछ लोग होते हैं और बहुत सारे लोग उससे बहुत नाखुश भी होते हैं। तो आज ईरान में ऐसे लोगों की भी बहुत जबरदस्त साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि इस रिजीम से बहुत बेहद नाखुश हैं। तो उनको भी ये लोग इसमें शामिल करेंगे। और ये जो मोसाद का नेटवर्क है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूं, उनका एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम जो पूरे ईरान में फैला हुआ है, वो इस चीज को भी बढ़ावा देगा, वो इनकी खबरें भी देगा और आपको सही पिन पॉइंटेड 100% इंटेलिजेंस भी देगा। तो वो सिस्टम मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको भी इन्वॉल्व करेंगे और फिर ये सफलता हासिल करेंगे। अब समय मेरे पास कम है, तो आखिर में मैं आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष पर एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का संघर्ष अब यहां से कहां तक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि साहब इसके पीछे भारत का हाथ है, जो हमारे यहां पर हो रहा है। अफगानिस्तान के पीछे भी भारत खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां से पाकिस्तान अफगान की स्थिति जो है वो कितनी पेचीदा होती जा रही है और आगे क्या नजर आ रहा है यहां से आपको? विशाल, देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा और मैं आई मेंटेन दैट व्यू ऑफ माइंड कि इस पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान पर हमला है ये भी अंकल सैम के आशीर्वाद से हुआ है। पूरा अमेरिका का साथ पाकिस्तान के पास है। अमेरिका चाहता है कि जब तक ईरान में एक्टिविटी हो रही है तब तक यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे जिससे कि दबाव बने। पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बहुत बड़ा। उनकी एथनिसिटीज वहां पर हैं, वो वहां पर चाहे तो किसी प्रकार की चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। पाकिस्तान वहां पर इंसर्जेंसी को इग्नाइट कर सकता है। तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान का हमला अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका के बिहेस्ट पे हुआ है। लेकिन इतना मैं बता दूं, अफगान जो हैं वो आज तक कोई युद्ध नहीं आ रहे। सिकंदर महान के समय से लेके आज तक उन्होंने सोवियत यूनियन, जब पूरा सोवियत यूनियन था, उसको नाको चने चबवा दिए। 20 साल अमेरिका को उन्होंने भगवा दिया। एक भी बार उनसे ऐसा नहीं लगा कि वो सरेंडर करेंगे। लेकिन मॉडर्न हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अभी अफगानिस्तान बहुत पीछे है। देखिए, वही मैं बता रहा हूं। आप जो फर्क देखिए, आप जो फर्क इजराइल और गाजा में है, आप मुझे बताएं गाजा की कहां एयरफोर्स है, कहां उनके पास टैंक है, कहां रॉकेट है, कहां मिसाइल है, कहां न्यूक्लियर बम है? कुछ नहीं है। फिर भी 2.5 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान तो 250 साल लड़ सकता है एट दिस रेट। और पाकिस्तान को इतनी बड़ी शक्ति भी नहीं है कि वो उसको पूरी तरह से तबाह कर सके। ये संभव नहीं है। पाकिस्तान को समय में जो लगता है दिया गया है कि इतने समय तक आप इनको लड़ो या दबा के रखो और उसके बाद वो यहां पर बातचीत होगी और ये लड़ाई मुझे लगता है कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात को जानता है, 1.5 लाख अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। बीएलए जो है उनके साथ हाथ मिला सकता है, टीटीपी उनको नुकसान कर सकता है। तो बॉर्डर पे आप हवाई जहाज से जाकर के तेहरान में बम्बार्डमेंट, काबुल में बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, कंधार में कर सकते हैं, नंगलहार में कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने ऑलरेडी अपने ड्रोन से इस्लामाबाद पे हमला करना शुरू कर दिया है, उसको लेकर के आप कहां जाएंगे? आपके पास एक न्यूक्लियर एसेट है, ये लोग तो आकर के उस न्यूक्लियर एसेट के ऊपर कोई एक्टिविटी कर देंगे तो आप कहां जाएंगे? तो ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से समझता है कि अफगानिस्तान कितना और किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान का नुकसान कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे विशाल कि पाकिस्तान कोई फेस सेविंग सॉल्यूशन इसमें से निकालने का प्रयास करेगा और जैसे ही अमेरिका इनको कहेगा कि बस अब खत्म, तो मुझे लगता है ये लड़ाई बंद हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का संघर्ष, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कर दिया है ईरान पर अटैक। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।